वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 18 जनवरी 2024 का दिन एमपीपीएससी के लिए ऐतिहासिक रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यहाँ पर मुख्य आंसर की जारी की गई और उसके कुछ 2-3 घंटे बाद एमपीपीएससी 2023 का उसी आंसर की वाला रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसी के 2-3 घंटे बाद एक नया सिलेबस जारी कर दिया। तो नमस्कार साथियों, यहाँ पर आज एमपीपीएससी के नए सिलेबस जो जारी किया गया है, कुछ बदलाव हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने नई दी है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक पूरा देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का समय है। यहाँ पर ज़्यादा आपके समय खराब ना करेंगे और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें होच पोच ना हो, उस हिसाब से यहाँ पर आपके लिए डिस्कशन करेंगे। तो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन पूरी जानकारी आपके लिए रहेगी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर रखा है आपके सामने। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी एरिया, दिनांक देख रहे हैं आप 18 जनवरी 2024। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में, यानी एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसका प्रीलिम्स और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स और जो सिविल सर्विस है उसका मेंस के पाठ्यक्रम के बारे में बात कही गई है। यानी कि फॉरेस्ट सर्विस के मेंस का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील, इसी वर्ष से प्रभावशील होगा दोस्तों। जो 28 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है उसमें यह चीज़ें प्रभावित हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 18 जनवरी 2024 से प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक के हस्ते से यहाँ पर नोट दिया गया है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस देखें दोस्तों, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2024 से ही प्रभावशील होगा। स्पेशल इन्होंने इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा जो है वह वस्तुनिष्ठ ओएमआर शीट आधारित ही रहेगी, यानी ऑनलाइन नहीं होगी, और मेंस वही लिखित होगी और साक्षात्कार होगा। यहाँ पर प्रीलिम्स में इन्होंने कोई बदलाव नहीं करा है पैटर्न पर। बहुविकल्पी होंगे दोनों प्रश्न पत्र, सी सेट और वही दोनों होंगे। 2 घंटे 200 प्रश्न अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता है और वन परीक्षा के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं ABCD वाले 4 सेट बनाए जाएंगे दोस्तों और 100 प्रश्न होंगे। 2-2 अंक के वही चीज़ें सेम यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बौद्धिक गम्यता वाला यानी सी सेट वगैरह के बारे में जानकारी दी है। ऐसे जिसके प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है, अन्य विकल्पों में सही प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। अब बात आंसर की के बारे में की गई कि कैसे चीज़ें की जाएगी। यहाँ पर हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद मान्य होगा, वही सेम चीज़ें हैं। एक से अधिक सही उत्तर होने पर सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। चौथी बात इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण कही है दोस्तों, जिसके ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्प में एक भी सही उत्तर न हो, ऐसे प्रश्न को यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा, जो कि हमेशा से होता आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं रखा है। वहीं यहाँ पर 20 गुना लोगों को सिलेक्ट करने का प्रावधान इस बार भी रखा गया है प्रीलिम्स एग्जाम के टोटल पास होने वाले के कंपैरिजन में। और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर दिया है इन्होंने, वही जैसे सी सेट का था। तो देख लेते हैं अब एक नज़र प्रीलिम्स का यहाँ पर कि क्या बदलाव किया है। तो पहली यूनिट इन्होंने दी है यहाँ पर वही 10 यूनिट दी है, जिसमें पहली यूनिट दी है भारत का इतिहास। पहली यूनिट हुआ करती थी मध्य प्रदेश का कला संस्कृति इतिहास से संबंधित। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग भारत के इतिहास की तो वही चीज़ें दे रखी है जो पहले थी। संकल्पना एवं विचार, उसके अंतर्गत प्राचीन भारत, ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतु सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ये जो है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते आए हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के ऋग्वेदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल, उस समय की ये चीज़ें ये यहाँ पर कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व और फिर तीर्थंकर यहाँ पर बौद्धिक काल के समय की और जो भगवान महावीर के समय की चीज़ें हैं। फिर प्राचीन मध्यकालीन भारत इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटना, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, ये आपको मुख्य परीक्षा का भी पार्ट मिलेगा। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत में कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, यह भी हम लोग पढ़ते आए हैं।
19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत की चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, यह चीज़ें भी सेम है। यह यानी कि यूनिट आगे पीछे की गई है सिर्फ। उसके बाद भारत का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित सभी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश आंदोलन, कला, स्थापत्य, उनकी जनजातियों की बोलियाँ, त्योहार, लोक संगीत, साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक घटना, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने पहले भी दे रखी थी। अब भारत का भूगोल विशेष यहाँ पर लिखा गया है, जबकि पिछली बार लिखा गया था इस यहाँ पर एक यूनिट में कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर मुख्य बदलाव यह है दोस्तों कि विश्व का भूगोल यहाँ से हटा लिया गया है। विश्व के भूगोल से संबंधित चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं और यहाँ पर इन्होंने पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदी, झीलें, जलवायु घटना, यानी कि यही अल नीनो, लॉनिनो, ये सब होती रहती है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन की बात की, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत के प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, यह सभी चीज़ें यहाँ पर पिछली बार की तरह ही लगभग सेम है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल इन्होंने दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल की फिर एक यूनिट आई है, यानी वनोपज, जल, प्राकृतिक संसाधन, वही सभी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। लगभग 10 नंबर की फिर एक यूनिट यहाँ पर बनती है। उसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। पहले मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की अलग यूनिट थी दोस्तों। अब यहाँ पर इन्होंने इनको कंसोलिडेट कर दिया है और एक यूनिट थी अर्थव्यवस्था करके, यहाँ पर उसे अलग सेपरेट कर दिया है। तो संविधान सभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो फिर यहाँ तक दिया। उसके बाद यहाँ पर से मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, मध्य प्रदेश सुशासन, अभिशासन व्यवस्था। तो यह सब चीज़ें यहाँ पर नहीं थी पहले, थी दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पर पॉलिटी के वाले भाग में ही थी। वही चीज़ें हैं सेम यहाँ पर। उसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, सतत विकास लक्ष्यों, यानी जो DG है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UNDP की, उसकी प्रगति क्या हुई है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME, अधोसंरचना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनकी प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रकृतियाँ और वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक से हमारी सेबी वगैरह हैं, भारत की विदेश व्यापार नीति, जो G20 समिट हुई है, सार्क समिट, एशियन समिट, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हैं। तो इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट जोड़ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। इस चीज़ का महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखिए। छठी यूनिट पूरी यहाँ पर इकोनॉमिक्स से जोड़ दी गई है। यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न बनेंगे और यह टेढ़ी की राह के लिए साबित हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 10 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरी यूनिट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जोड़ी गई थी। पहले पार्ट बी करके एक यूनिट के अंतर्गत पॉलिटी के साथ में था, लेकिन अब स्पेशल यूनिट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की इन्होंने ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर विज्ञान एवं पर्यावरण स्वास्थ्य यूनिट को यथावत रखा गया है। वही सेम चीज़ें यहाँ पर प्रमुख शाखाएं, वैज्ञानिक संस्थान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव शरीर संरचना, पोषण आहार वाली यही चीज़ें हैं। अनुवांशिक रोग, सिफिलिस के लिए एनीमिया, ये सब चीज़ें वही हैं दोस्तों। SDG सतत विकास, पर्यावरण कारक, प्रतिरक्षा, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यही सेम चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाली में परिवर्तन हुआ है, तो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों इन्होंने वही सेम यूनिट रखी है। अंतर्राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यानी इंटरनेशनल, नेशनल और MP तीनों का करंट अफेयर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। इसमें ये नहीं लिखा है व्यक्ति विशेष या जो भी है, यहाँ पर सिर्फ तीनों नाम दे रखे हैं। उसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दोस्तों थोड़ा सा बदलाव किया है। इस बात को ध्यान रखिए, आप शब्दों को पकड़ के तैयारी करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। पहले नहीं कहा था ये बात। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान मतलब यानी कि फाउंडेशन जो कंप्यूटर का है, हम जो नहीं पढ़ते थे पहले पिछले सिलेबस में जो 2020 से 23 तक रहा है, उसमें सिर्फ यहाँ पर आपको रोबोटिक्स वगैरह पढ़ने होने थे, IT की चीज़ें पढ़नी थी, तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यहाँ पर नहीं दिया था। यानी कि अब बेसिक फाउंडेशन का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, इनपुट आउटपुट, यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको कंप्लीट करके जाना है।
इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी वाला पार्ट पहले भी था, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी सेम एज वेल, ई गवर्नेंस भी सेम रखा गया है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी सेम रखे गए हैं। सिर्फ एक लाइन यहाँ पर जोड़ी गई है। तो एक लाइन जोड़ने का मतलब दोस्तों ये है कि परीक्षा जो मंथन की वो किताब है जो कंप्यूटर की, वो एक पूरी जुड़ गई है सिर्फ इस एक लाइन के बदौलत। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर यह हुआ है साथियों कि आयोग वाली यूनिट हटा ली गई है और उसके बदले मध्य प्रदेश की एक और यूनिट जोड़ दी गई है, यानी कि मध्य प्रदेश का वेटेज और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 10वीं यूनिट जो थी हमारी आयोग की, जो थोड़ी सी सिंपल थी, उसके बदले यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश की यूनिट बढ़ाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातीय विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतु जनजाति के कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, कला, त्योहार, उत्सव, बोली एवं साहित्य। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में दोस्तों। आपको एमपी के साथ साथ ये खत्म हो जाएगी, अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, बिरसा मुंडा वगैरह जो हैं उनसे प्रश्न आएंगे यहाँ पर। मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति व लोक साहित्य। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर कि आपकी आयोग की 10वीं यूनिट हटा दी गई है। अब मध्य प्रदेश का वेटेज जो आपका 30-32 नंबर का था, वो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर अब एमपी का वेटेज आपका 40 नंबर से प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो आपका एक ही ब्रह्मास्त्र है, मध्य प्रदेश की किताबें याद होनी चाहिए। आपको कोई भी किसी भी समय कोई प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं, इतनी आप में योग्यता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश को आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको भूगोल मध्य प्रदेश का अलग से दिया, इतिहास अलग से दिया, अर्थशास्त्र अलग से दिया, जनजातीय अलग से दी, और दूसरी यूनिट है उनमें भी यहाँ पर छिछले रूप से जोड़े गए हैं। तो यानी कि 40 प्रश्न डेफिनेटली यहाँ पर मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। और एक बात बताऊँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो छोटा सा ही, उसमें ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। यानी कि जो पिछले बार जो आ चुके हैं लगभग उन्हीं प्रश्नों को ये लोग रिपीट करते रहते हैं, तरह तरह के पैटर्न बदल के घुमाते रहते हैं। अगर 40 प्रश्न आएंगे तो 40 में से आपके 25 प्रश्न तो सेम पैटर्न पे ही रहेंगे, वही रहेंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन रहे हैं, क्या है, सचिव कौन रहे, बस ऐसी चीज़ें घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसान हुई है क्योंकि आयोग की यूनिट यहाँ पर हटा ली गई है। उसके बाद अब मेंस का पैटर्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये तो सी सेट का पैटर्न है जिसमें इन्होंने सेम चीज़ें दी है, कोई वो चेंज नहीं है यहाँ पर। और सी सेट तो सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है, तो इसे आप देख लेना अपने स्तर पे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश में वापस इन्हीं चीज़ों को बताया है। उसके बाद पेपर 2 के बारे में दिया है। और अब यहाँ पर परीक्षा योजना देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा की इन्होंने जो दी है वो सेम पैटर्न पे दी है। पहला पेपर इतिहास भूगोल रहेगा, 150 नंबर के 3 घंटा, सही बात है, पहले जैसा ही है। दूसरा राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र रहेगा, 150 नंबर। और तीसरा यहाँ पर अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीकी रहेगा, 150 नंबर। तो इस पेपर में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनको यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पेपर में भी बदलाव हुआ है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान के लोक प्रशासन यहाँ पर जोड़ दिया गया, जबकि पहले दूसरे पेपर में था। और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने उद्यमिता विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके और प्रबंधन जो था आपका पटवारी वाला जिसे आपने पढ़ा था वो यहाँ पर आ चुका है अब 4th पेपर में। उसके बाद पंचम यहाँ पर हिंदी सेम रखा है और निबंध लेखन भी यहाँ पर सेम रखा है। जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। कुल साक्षात्कार 185 अंक का ही रखा है, कुल अंक 1685 रहेंगे। 1500 नंबर का यहाँ पर मुख्य परीक्षा रहने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने वही सेम चीज़ें रखी दोस्तों। 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे 2-2 नंबर के 20 शब्द में, और पूर्णांक 30 रहेगा। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यानी 5-5 दोनों यूनिट से। तो वो आपके रहेंगे कितने अंक प्रति प्रश्न, 7 अंक कर दिए दोस्तों इन्होंने यहाँ पर। पहले 5 अंक थे, 5-5 नंबर के थे, अब 7-7 नंबर के कर दी। ये बदलाव यहाँ पर भी एक हुआ है। पहले 50 शब्द थी यहाँ पर सीमा, अब 60 शब्द कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर कुल 70 अंक के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अब दूसरी चीज़, यहाँ पर जो 10-10 नंबर वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पर 5 कर दी गई है, यानी कि 50 नंबर के यहाँ पर होंगे। और अधिकतम शब्द संख्या यहाँ पर 200 शब्द की होगी। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर ये देखने को मिला है। 5 नंबर वाला प्रश्न हटा के यहाँ पर 7 नंबर का कर दिया गया है।
फिर चतुर्थ प्रश्न पत्र में इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। अति लघु उत्तरी 16 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 2-2 नंबर के। उसके बाद लघु उत्तरी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 7 अंक वाले हैं वो यहाँ पर। और उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ 4 पूछे जाएंगे 11-11 नंबर के। और केस स्टडी सिर्फ 1 पूछी जाएगी 18 नंबर की, जैसा कि यहाँ पर निर्देशित किया जाए। तो इस तरह से 29 प्रश्न होंगे यहाँ पर। और पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी व्याकरण हिंदी माध्यम में होगा, पूर्णांक 200 अंक का होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। छठा प्रश्न पत्र निबंध प्रारूप लेखन में पहला निबंध आपका 50 नंबर का होगा, पहले भी आता था। दूसरा निबंध यहाँ पर 20 नंबर का होगा और 15 नंबर का प्रारूप लेखन और 15 नंबर का यहाँ पर प्रतिवेदन। इस तरह से यहाँ पर 100 अंक का रहेगा। 2.5 घंटे यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सिलेबस को देख ले दोस्तों, तो यहाँ पर पहला पेपर में वही इतिहास और भूगोल को इन लोगों ने रखा है। यहाँ पर पहली यूनिट वही है सेम, भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यही सेम शब्द लिखकर इन्होंने रिटन्स में भी दिया है। मुगल शासन और वही सब चीज़ें, राजनीतिक आर्थिक विकास सांस्कृतिक विकास, तो प्रारंभ यहाँ पर इतिहास से दी है। उसके बाद में दूसरी यूनिट में प्रागैतिहासिक काल वगैरह, चंदेर तोमल गौड़ वंश, इसमें मध्य प्रदेश का भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद तीसरी आधुनिक मध्य भारत की यूनिट है और चौथी यहाँ पर गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, सेम है सेम। और वही मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें यहाँ पर गोंडवाना बघेली बुघेली और जननायकों का संघर्ष, तो ये तो सेम रखा है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप जलवायु, यह भी एज वेल सेम रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद में भूगोल में यहाँ पर कृषि जल संसाधन भी सेम है दोस्तों, पहले ही भी यही टॉपिक थे। भारत प्राकृतिक संसाधन व उद्योग यहाँ पर वही है। आपदा और तकनीक यहाँ पर भी वही है दोस्तों। बादल फटना वगैरह, जीपीएस और ये जीआईएस वाली चीज़ें यहाँ पर सेम है। मतलब इसका भूगोल भी यहाँ पर सेम है। तो पेपर 2 में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। माफ कीजिए, पेपर 1 में मुख्य परीक्षा में सेम रखा गया है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो संविधान शासन व्यवस्था राजनीतिक प्रशासनिक संरचना इकाई 1। अब इसमें इन्होंने यूनिट फर्स्ट भारतीय संविधान वैचारिक तत्व उद्देशिका ये सब चीज़ें दे रखी है संविधान की, ये पहली यूनिट एज वेल एज रखी गई है। उसके बाद दूसरी यूनिट में यहाँ पर निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और यहाँ पर भारतीय राजनीति में धर्म रजयता भाषा व्यवहार, ये भी चीज़ें यहाँ पर पुरानी ही हैं जो पूछी जा रही हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट की भी चीज़ें भी पुरानी, एनजीओ सीबीओ, मीडिया की भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, ये सब चीज़ें पहले ही पूछी जा रही हैं। यहाँ पर राजनीतिक विचारक की पहले एक यूनिट थी अलग से, उसको तीसरी यूनिट में यहाँ पर जोड़ दिया गया है। कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और मनोहर लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जेपी नारायण, तो यहाँ पर थोड़ा कम कर दिए गए विचारक, लेकिन अलग से यूनिट इनकी हटा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर चौथी यूनिट है राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल नियुक्ति शक्ति, या मध्य प्रदेश को लेकर एक नई यूनिट जोड़ दी गई है और इसमें एक जवाबदारी वाला भी यहाँ पर टॉपिक है। तो 5वीं यूनिट की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय और आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ये नई चीज़ें हैं दोस्तों। सचिवालय मध्य प्रदेश का, मुख्य सचिव प्रदेश के सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला, ये चीज़ें यहाँ पर बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश की राजनीति, महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। तो एमपी की यह यूनिट 5वीं जोड़ी गई है, स्पेशल एमपी की ही यूनिट है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद सेकंड प्रश्न पत्र में पार्ट बी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर समाजशास्त्र को यथावत रखा गया है। वही आधारभूत मूल अवधारणाएं, भारतीय विविधता, चुनौतियां, ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक वैश्वीकरण और मानव संसाधन विकास, और ये चीज़ें पहले भी यहाँ पर थी पहले, लेकिन एक यूनिट थी यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरा पेपर ही समाजशास्त्र का बना दिया है, पार्ट 2, यानी कि अब 150 नंबर का समाजशास्त्र पूछा जाएगा, पहले 30 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता था। ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बदलाव की है। यहाँ से लोक प्रशासन इनने हटा लिया है, वो तीसरे पेपर में यहाँ पर इथिक्स वाले पेपर में यहाँ पर भेज दिया है। उसके बाद तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों तो खंड विशेष अर्थशास्त्र कहकर इन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है, मतलब इकोनॉमिक्स का फिर से यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है। पिछली बार यहाँ पर डायरेक्ट 10 यूनिट थी, जिसमें इकोनॉमिक्स यहाँ पर तीसरे पेपर से हटा ली गई थी। इकोनॉमिक्स यहाँ पर थी पहले दूसरे पेपर में, वहाँ से हटा के उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया। अब यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारत @ 2047
कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, फसल पैटर्न, चुनौतियां, सरकारी पहल। जो पुराना 2019 वाला सिलेबस था दोस्तों, उसमें ये चीज़ें यहाँ पर थी। मूल्यवर्धन, अति वस्तु सेवाएं, ये सब चीज़ें यहाँ पर थी। उसके बाद कराधान और नीति परिदृश्य, तो यहाँ पर यही इकोनॉमिक्स की चीज़ें दोस्तों, गरीबी, बेरोजगारी, WTO वगैरह, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह है। उसके बाद MP की इकोनॉमिक्स की एक यूनिट है, यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का देखो, यहाँ पर चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास दे रखा है, वो भी इकोनॉमिक्स है। और पांचवी यहाँ पर मैथ्स की यूनिट इन्होंने दी है इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। समंक संकलन की विधियाँ, माध्यमाधिका, डेटा विश्लेषण, प्रतिचयन की विधियाँ, और टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं। तो मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स था यहाँ पर आपका, जो पूछा जाता है कैलकुलेशन वाले जो सवाल ज़्यादा आ जाते थे यहाँ पर, वो हटा लिए गए हैं। परसेंटेज वगैरह ये नहीं आएंगे आप यहाँ पर। ये चीज़ें दूसरी माध्यमाधिका और ये चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। उसके बाद थर्ड प्रश्न पत्र में यहाँ पर आपका पार्ट बी देखेंगे। यहाँ पर तो सामान्य विज्ञान एज वेल एज रखा गया है, वही सेम चीज़ें दे रखी है। विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्मजीव, जैविक कृषि विकास, जैव प्रौद्योगिकी, और ये सब चीज़ें दे रखी है। पहले यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग दिया गया था कि बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, और वो यहाँ पर फिजिक्स अलग था, तो वो हटा के यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड में चीज़ें दी हैं। तो अब टॉपिक वाइज आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, इतना भागना नहीं पड़ेगा। ट्रिप्स ट्रिम्स वही दे रखे हैं। कंप्यूटर विज्ञान की सेम यूनिट रखी है दोस्तों पहले की तरह, यहाँ पर इन्होंने कोई विशेष वो बदलाव नहीं किया है। उसके बाद गणित विज्ञान यहाँ पर फिर से इन्होंने दिया है कंप्यूटर के साथ में ही संख्या, इसके प्रकार, इकाई मापन, विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यामिति आकृति का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अब आपका एडवांस मैथ्स को भी यहाँ पर इन्होंने शामिल कर लिया है, कंप्यूटर विज्ञान में यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। आयुष वाली यूनिट भी यहाँ पर सेम है दोस्तों, पहले जैसी है, वही षोडश संस्कार वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने सेम दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें चौथी यूनिट की, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य वाली यूनिट है दोस्तों, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर ISD इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, विभिन्न बायोमेकर, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर, और प्राथमिक स्वास्थ्य वगैरह की PSC की यहाँ पर चीज़ें इन्होंने दी हैं। पांचवी यूनिट यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भारतीय परंपरा संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण पदोध्वंस, वायु, जल, देशकाल, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव। तो यह दोस्तों पर्यावरण से संबंधित यूनिट है, जबकि पहले यहाँ पर आपकी थी जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र की एक यूनिट थी, उसे यहाँ पर से हटा लिया गया है। तो 10वें यूनिट में यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र की यूनिट को हटाया गया है इन्होंने तीसरे पेपर में। उसके बाद इन्होंने फिजिक्स को हटाया यहाँ से, केमिस्ट्री को हटाया यहाँ से, और बायोलॉजी को हटाया, और इन तीनों को एक ही यूनिट में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स की एक पूरी यूनिट थी, उसको हटाकर यहाँ पर कंप्यूटर के साथ में मैथ्स को जोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। थर्ड पेपर हमेशा से चुनौती रहा और इसमें भी फिर से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखकर ही तैयारी करिएगा। पर्यावरण से संबंधित और भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो उसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोक शास्त्र, लोक प्रशासन को यहाँ पर ऐड करा है, जो कि दूसरे पेपर में हुआ करता था, जिसमें षड दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक, टैगोर, ये सब यहाँ पर ऐड किए गए हैं। उसके बाद राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, उसमें ये चीज़ें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने राष्ट्र की अवधारणा, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिक अवधारणा, भगवद गीता आदि चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं। मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, यहाँ पर मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सामूहिक बुद्धि, व्यक्ति विकास, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सेम चलती आ रही है पहले जैसी। और उसके बाद लोक प्रशासन वाली यूनिट यहाँ पर जोड़ दी गई है, पूरी की पूरी जो आपने वहाँ पर पढ़ी थी वही बुक यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी दूसरे पेपर वाली सेम चीज़ें यहाँ पर। और उसके बाद भ्रष्टाचार का टॉपिक भी इसी में यहाँ पर इन्होंने जोड़ रखा है। तो यहाँ पर केस स्टडी भी एक पूछी जाएगी 18 नंबर की। फिर चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है उसमें पार्ट बी दिया है, जिसमें आपको उद्यमिता दी गई है दोस्तों। आप याद करिए, आप जब कॉलेज में थे तो जब ग्रेजुएशन में आपके साथ में सब्जेक्ट चलता था फाउंडेशन, उसी में यहाँ पर उद्यमिता जो पूछी जाती थी वही उद्यमिता आपसे यहाँ पूछी जाएगी। तो अवधारणा, उद्यमशीलता के लक्षण, यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कुछ क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं वह आपसे पूछी जाएगी। तो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है।
फिर यहाँ पर संगठन व प्रबंधन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका पटवारी वाला टॉपिक है वो यहाँ पर आया है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये पटवारी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने तैयारी की है। उसके बाद प्रशासन व प्रबंधन, यहाँ पर जो है ये भी पटवारी का टॉपिक है। यहाँ पर लोक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, लोक निर्माण, तो सरल से टॉपिक है दोस्तों, इतना टफ नहीं है यहाँ पर। फिर समग्र व्यक्तित्व विकास, यहाँ पर सफलता में बाधा, ये सब चीज़ें हैं, तो ये नया टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद केस स्टडी प्रश्न पत्र के खंड ब में सम्मिलित वस्तुओं पर आधारित हैं। और पंचम प्रश्न पत्र हिंदी में वही सेम चीज़ें रखी गई दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न 25 पूछे जाएंगे। और उसके बाद रस, अंग, प्रकार, छंद, दोहा, यही सब चीज़ें, संधि, समास और ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। हिंदी निबंध, प्रारूप लेखन, यहाँ पर देखो 8-247 का यहाँ पर इन्होंने अलग से दिया है 2047 का। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। तो कुछ टॉपिक यहाँ पर नए दिए हैं निबंध में, रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन वगैरह सभी चीज़ें दे रखी हैं। तो सिलेबस तो व्यवस्थित किया गया है दोस्तों, वही सिलेबस है यहाँ पर। और सिलेबस में कुछ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। पेपर 1 मेंस का तो सेम रखा गया है, पेपर 2 में बदलाव हुआ है, पेपर 3 में यहाँ पर बदलाव हुआ है, और प्रीलिम्स में यहाँ पर एमपी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश को विशेष रूप से तैयार करें और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें। नया सिलेबस ही यहाँ पर सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट लाइन को पकड़कर यहाँ पर तैयारी करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा सिलेबस डिकोड करके यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो समय बचा है उसमें कैसे तैयारी करें, और यहाँ पर यह चीज़ें कि कौन सी बुक से क्या चीज़ें पढ़ें, तो ये सभी चीज़ें अगर हम लाना चाहें यहाँ पर आप बताएंगे तो हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए ला सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी आए हैं तो कमेंट में एक बार जय हिंद बोल दीजिए और बता दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और नई सिलेबस को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, यह भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।